ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज सबसे पहले संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी बहस का विश्लेषण आपके लिए होगा। बताएंगे सीज फायर वाले दावे पर पीएम मोदी ने क्या कहा और 22 मिनट के ऑपरेशन पर 32 घंटे बहस से देश को क्या हासिल हुआ। लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की स्पीच आज काफी वायरल है। प्रियंका गांधी ने कैसे चुन चुनकर गृह मंत्री अमित शाह के हमलों का जवाब दिया है, हम आपको दिखाएंगे। हमारी तीसरी खबर में बात एक भारतीय के तौर पर हमारी जिम्मेदारी की होगी। आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे जो बताती हैं कि अगर सिस्टम गुनहगार है तो हम भी कम जिम्मेदार नहीं है। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट बरसता आसमान बचा लो भगवान। आइए शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बात ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में जारी सुपर सियासी शो की करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सेना के ऑपरेशन पर संसद में जमकर जुबानी बम चले। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तीखी बहस हुई। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में जवाब दिया, लेकिन सवाल यह है कि 22 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर पर 32 घंटों तक संसद में जारी बहस से आखिर देश को क्या मिलेगा। क्योंकि जो बातें सरकार के मंत्रियों की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में बताई जा रही हैं, ये वही है जो सरकार पहले से बताती आ रही है। दूसरी तरफ विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार से जिन सवालों का जवाब चाहता है वो सवाल जस के तस बने हुए हैं। तो आखिर इस बहस का अंजाम क्या होने वाला है। दूसरे दिन संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बहस हुई उसके कुछ कीवर्ड्स हमने आपके लिए निकाले हैं। उससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में कितनी तार्किक बहस हुई है। ये शब्द हैं छिछोरापन, कायर, ठोक दिया, डरपोक, पंगु, अपराध, ब्लैकमेलिंग, मेंटल, आईसीयू, कूच। सोचिए, ये शब्दावली आज संसद में इस्तेमाल की गई है। वहीं बुधवार को लोकसभा में बहस की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की। सबसे पहले उन्होंने ऑपरेशन महादेव का जिक्र किया। बताया कि ऑपरेशन महादेव में सेना के जवानों ने उन आतंकियों का खात्मा किया है जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक को अंजाम दिया था। ऑपरेशन महादेव से भाषण की शुरुआत करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के कार्यकाल में हुए आतंकी हमलों का भी जिक्र किया। लेकिन लोकसभा में सबसे ज्यादा शोर उस वक्त हुआ जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही गई बातों पर चुन चुनकर हमला किया। पहले आप दोनों की जुबानी जंग का फायर वाला राउंड देखिए। इसके बाद आपको सदन में पीएम मोदी का सीज फायर पर दिया गया जवाब सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने ट्रंप का नाम लिए बिना उनके दावों को खारिज किया है कि ये जो बहसरन के गुनहगार है वो पाकिस्तान भाग गए। तो बड़े आवाज से पूछते थे, भाग गए भाग गए भाग गए, गृहमंत्री क्या करता है, जिम्मेदारी ले। हमारी तो सेना ने ठोक दिया। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? ये नरेंद्र मोदी सरकार है मन। और कश्मीर में भी आज स्थिति ऐसी हुई है, उनको पाकिस्तान से आतंकवादी भेजने पड़ते हैं। कश्मीर में आतंकवादी अब हमारे नहीं बनते। मैं पूछना चाहती हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, 3 पीढ़ी तक के चीन का प्रेम उतरता जा रहा है। आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। अब जो मारा जाता है उसको वही दफना दिया जाता है। किसी भी आतंकवादी को उसका महिमा मंडन करने के लिए जनाजे की इजाजत नरेंद्र मोदी के शासन में नहीं। इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती, कभी वो हमला करते हैं। मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में
27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? सवालों से बचने के लिए ये सरकार हमेशा प्रयास करती है। इसकी राजनीतिक कायरता बेमिसाल है। देशवासियों के प्रति जवाबदेही का एहसास ही नहीं है। सच्चाई ये है कि इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। सब राजनीति है, सब पीआर है। उधर ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में आज पूरे देश को पीएम मोदी के जवाब का इंतजार था। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले से लेकर अटैक करने वाले आतंकियों के खात्मे तक विपक्ष के कई सवालों का जवाब देने की कोशिश की। विपक्ष को इंतजार इस बात का भी था कि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए सीज फायर के दावों पर क्या जवाब देंगे। पीएम मोदी ने आज उस पर भी सरकार का स्टैंड साफ किया। विजयोत्सव आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिलाने का है, तो ये विजयोत्सव सिंदूर की सौगंध पूरा करने का है। ये भारत की सेना के शौर्य और सामर्थ्य का विजय गाथा कह रहा है। पहले जहां कभी नहीं गए थे, वहां हम पहुंचे। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर इस महारत में भी सफल सिद्ध हुआ है। इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था। तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। स्थिति बदल गई है। अब हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह ने जिस अंदाज में अपनी बातें लोकसभा में रखी, अब विपक्ष के नेता उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को धर्म वाली राजनीति से जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के भाषण को भारतीयता की भावना से भरा हुआ बता रहे हैं। इसके पीछे अमित शाह के भाषण का वो हिस्सा है जिसमें उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों को मारा। इसके अलावा उन्होंने दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और बटाला हाउस एनकाउंटर का भी जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा। दूसरी तरफ जब प्रियंका गांधी ने अपने भाषण का अंत किया तो उन्होंने पहलगाम में मारे गए पर्यटकों के एक एक कर नाम लिए और उनके धर्म की बात न करके उनके भारतीय होने की बात कही। सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के हमारे नागरिक ठिकानों पर गोलीबारी की, इसमें भी कुछ नागरिक हताहत हुए। जो भी नागरिक उसमें घायल हुए हैं और जो हताहत हुए हैं, वो सभी के प्रति मैं पूरे सदन की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं। दाऊद इब्राहिम कास्कर 1986 में भागा, श्री राजीव गांधी की सरकार। सैयद सलाउद्दीन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। टाइगर मेमन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। महान देशभक्त शहीद इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने सफल कूटनीति के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया, बांग्लादेश बनाया, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, उन्होंने कभी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी।
अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नाथानियल। 28 जुलाई को जिस दिन संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की शुरुआत हुई, उसी दिन सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम के आतंकियों को मौत के घाट उतारा। आज गृह मंत्री अमित शाह के बाद जब समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में अपना पक्ष रखा, तो उन्होंने इस ऑपरेशन की टाइमिंग पर बड़ा सवाल उठा दिया। हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। आतंकवादी मारे जाते हैं, हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है? सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, एनआईए ने पहले से ही उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगांव में आतंकी घटना को। कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं? अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? संसद में सबसे ज्यादा संग्राम सीज फायर के मुद्दे पर देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर, ये वो मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष लगातार सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरता रहा है। आज भी विपक्ष के सांसदों ने सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए दावों पर सरकार से सवाल पूछे। सरकार ने फिर किसी भी मध्यस्थता से साफ इनकार किया, लेकिन विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा। सवाल वही है कि फिर 32 घंटे की इस बहस से देश को क्या मिला? कि ये जो बेसरन के गुनहगार है वो पाकिस्तान भाग गए। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था। सीज फायर, ये वो शब्द है जिसकी संसद में सबसे ज्यादा गूंज सुनाई दे रही है। सीज फायर पर विपक्ष सरकार के किसी भी जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं नजर आ रहा। वो बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों का जिक्र कर सरकार की कूटनीति पर सवाल उठा रहा है। उधर सरकार की तरफ से बार बार डोनाल्ड ट्रंप के दावों को सिरे से खारिज किया जा रहा है। इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था। तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। हालांकि विपक्ष के सांसद सरकार की बात से सहमत नहीं दिखाई देते। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव तक सब एक सुर में सीज फायर को लेकर सरकार की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी का घनिष्ठ मित्र बताकर उन पर हमला कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेशी लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे रुकवाया है। ये बात कई बार माननीय सदस्यों की तरफ से आई है कि आखिरकार किसने रुकवाया। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं। अमेरिका के फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में कई घंटों की बहस के बाद भी जो सवाल पहले बने हुए थे वो अब भी बने हुए हैं। ऐसे में अब फिर वही सवाल उठ रहा है कि 32 घंटे की इस बहस से देश को क्या मिला। आइए बढ़ते हैं आगे और अपनी दूसरी खबर का रुख करते हैं। इस खबर के केंद्र में 4 अलग अलग तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक भारतीय नागरिक के तौर पर हम कितने जिम्मेदार हैं इस पर सवाल उठा रही हैं। जम्मू में एक तेज रफ्तार थार चालक ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी, लेकिन इसके बावजूद भी सनकी थार चालक ने अपनी गलती नहीं मानी, उल्टा अपनी गाड़ी में रिवर्स गियर लगाकर फिर से बुजुर्ग को कुचलने की कोशिश की, जिसके बाद कार चालक फरार हो गया। दूसरी तस्वीर बता रही है कि इंसान को कर्म का फल यही मिलता है। जहां सिस्टम ने सड़क तो बना दी, लेकिन एक तेज रफ्तार कार चालक ने इसका गलत इस्तेमाल किया। तेज रफ्तार कार चालक ने एक साइकिल सवार बच्चे को बारिश के पानी से भिगोने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कार सड़क से उतरकर पलट गई। तीसरी तस्वीर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की है। यहाँ एक विदेशी महिला पर्यटक घूमने आई थी, लेकिन महिला टूरिस्ट को अकेला देखकर कई लोग उसे घेर लेते हैं, उसके साथ जबरदस्ती सेल्फी लेने लगते हैं, उसे छूते हैं। और चौथी तस्वीर हमारे देश के गड्ढा सिस्टम की है, जहां मुंबई में सड़कों पर बने गड्ढे मौत का कारण बन रहे हैं। ऐसे ही एक गड्ढे ने लालू कांबले की जान ले ली, लेकिन इसके बावजूद बीएमसी गहरी नींद में है। तो बात जब सिस्टम की लापरवाही की होती है, हम सीधे उसे कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, क्या देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सब अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं? पहले बात जम्मू में थार वाले सनकी की करते हैं, जिसने पहले एक बुजुर्ग को टक्कर मारी, फिर बीच सड़क मर्डर करने की कोशिश की। रफ्तार के नशे ने दिमाग को सुन्न कर दिया है। अगर ऐसा न होता तो इंसानियत को टायरों तले कुचलने की कोशिश न होती। रोड रेज की यह तस्वीर जम्मू के पौष इलाके गांधीनगर की है, जहां एक बुजुर्ग अपनी स्कूटी पर जा रहे थे, लेकिन तभी पैसे और रफ्तार के नशे में चूर थार वालों की पलटन निकलती है और काले रंग की थार बुजुर्ग को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाती है। टक्कर लगते ही बुजुर्ग सड़क पर गिर जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग को उठाने की बजाय टक्कर मारने वाले सनकी ने गाड़ी में रिवर्स गियर लगाया और बुजुर्ग को फिर से टक्कर मारी। इसके बाद गाड़ी में बैठा शख्स पूरी अकड़ में बाहर निकलता है और बुजुर्ग को उठाने की बजाय धमकी देता है और फरार हो जाता है, जिसके बाद कुछ लोग बुजुर्ग को उठाते हैं। हमें नहीं पता थार वाला कौन था, हमें नहीं पता। देखो आप आईसीयू में मेरे पापा की क्या हालत है। Who will be the responsible for this? अगर मेरे पापा के साथ ऐसा हो रहा है तो किसी के पापा के साथ भी ऐसा हो सकता है। तस्वीर बता रही है कि यह हादसा नहीं था, सब कुछ जानबूझकर किया गया। सरेआम बुजुर्ग को कुचलने की कोशिश की गई। यह हादसा नहीं, यह हत्या की कोशिश है। हिट, आपको ये हिट दिख रहा है, ये तो शरेआम मर्डर कर रहा है। वो एक बार हिट हुआ तू यार लगती है गाड़ी, हिट होती है, तू निकल जा, तू वापिस आके मार रहा है। मारने के बाद अब्यूज कर रहा है, अब्यूज करने के बाद जो उसको रोक रहे हैं उनको उंगलियां दिखा रहे हैं। यार ये क्या तरीका है? पुलिस ने केस दर्ज तो कर लिया है, गाड़ी की पहचान भी हो गई है, लेकिन थार चालक अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। छोटी सी टीम which is headed by the सब इंस्पेक्टर under the supervision of SDPO वो हमने फॉर्म की है और उस बंदे की अरेस्ट के लिए जो कि absconding है, जो चालक उसको पकड़ने के लिए 3-4 टीमें हमने आउट की हैं।
अब तक ऐसी तस्वीरें यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा से आ रही थी, लेकिन अब थार वाला वायरस जम्मू कश्मीर भी पहुंच गया है, जिसको लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि थार चलाने वाले का मकसद बुजुर्ग की ऑन द स्पॉट हत्या करने का था। यही बात परिवार भी कह रहा है, इसीलिए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए। अब एक तस्वीर और आपको दिखाती हूँ। सोशल मीडिया पर आज एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में बारिश के बाद एक जगह सड़क पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा। इसी सड़क पर एक शख्स साइकिल पर सवार होकर जा रहा था, लेकिन तभी एक सफेद रंग की कार पूरी रफ्तार से आई और साइकिल चला रहे शख्स को पानी से भिगाकर चली गई। लेकिन इसके बाद कार चालक को उसके कर्मों की सजा तुरंत ऑन द स्पॉट ही मिली। कार की रफ्तार तेज होने की वजह से कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार झाड़ियों में पलट गई। हालांकि ये वीडियो कहां का है इसका पता नहीं चल पाया है। हम सब देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, हम सबको उनका निर्वहन करना चाहिए, लेकिन हम कर क्या रहे? अगली तस्वीर देखिए। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के सामने एक विदेशी महिला पर्यटक घूमने आई थी। महिला टूरिस्ट को अकेला देखकर कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। पहले महिला की इजाजत के बिना एक शख्स उसे छूकर उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है। इसके बाद कुछ और लोग वहां पहुंचते हैं और सेल्फी लेने लगते हैं। इस दौरान महिला काफी असहज दिखी, लेकिन ये लोग विदेशी महिला को घेर कर खड़े रहे। विदेशी महिला के साथ जबरदस्ती सेल्फी ले रहे इन लोगों ने देश की छवि और संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की है। अब बात मुंबई के गड्ढा सिस्टम की करते हैं। मॉनसून के मौसम में मुंबई की सड़कें गड्ढा युक्त हो जाती हैं, जिसके बाद बीएमसी हर बार की तरह सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलाती है। लेकिन सड़कों को बनाने में 17,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही बीएमसी गड्ढों से नहीं जीत पाती। सड़कों पर कब्जा करने वाले ये गड्ढे हर बार मॉनसून के मौसम में जानलेवा साबित होते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। महाराष्ट्र में सरकार बदल सकती है, समय बदल सकता है, लेकिन सड़कों पर कब्जा जमाए इन गड्ढों की तस्वीर नहीं बदलती। हर साल मॉनसून में गड्ढे सिस्टम को चिढ़ाने आ जाते हैं। मुंबई की सड़कों के ये गड्ढे जानलेवा हैं, जो इंसानों का शिकार कर रहे हैं। ये मुंबई के अंधेरी में रहने वाला लालू कांबले परिवार है, जिसमें मौत के बाद मातम पसरा है, क्योंकि ऐसी ही एक गड्ढे ने विजय के पिता लालू कांबले की जान ले ली। जब ये इंसिडेंट हुआ वो पवई में हुआ था, और पवई का इतना प्राइम लोकेशन, वो एक गड्ढा मेरे लिए, मेरे पापा के लिए मौत का कारण बना है। 26 जुलाई की दोपहर लालू कांबले पवई के रास्ते स्कूटी से जा रहे थे, लेकिन एक गड्ढे की वजह से उनकी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ा, जिससे वो सड़क पर गिर गए। उसी वक्त पीछे से आ रहे एक डंपर ने लालू कांबले को कुचल दिया। परिवार का आरोप है कि 40 मिनट तक लालू कांबले सड़क पर पड़े रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। पुलिस की गाड़ी में ही उनके पिता को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने भी लापरवाही बरती। पास के अस्पताल न ले जाकर लालू कांबले को 12 किलोमीटर दूर रजवाड़ी अस्पताल लाया गया। अब परिवार आरोप लगा रहा है कि पास के अस्पताल में ले जाया जाता तो जान बच सकती थी। अभी खड्डे के अंदर गिर गया तो खड्डे कोई जिम्मेदार मानेगा? कोई तो उठा के लेके जाने मांगता था, इंसान भी नहीं रहा। सब लोग देखते खड़ा हो गया, बोलते उधर। एक परिवार को उजाड़ने के बाद अब बीएमसी की नींद टूटी है। अब गड्ढों को भरने का काम शुरू हुआ है, जैसा हर साल होता है। इसे खाना पूर्ति ही कहा जाए तो ठीक रहेगा। के काम आखिर कब तक जारी रहेंगे? और ये मैं किसी मुंबई के अंदर के इलाके की तस्वीर आपको नहीं दिखा रही हूँ। ये मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। एक तरफ जुहू, एक तरफ बैंड्रा, एक तरफ अंधेरी, सब यहीं पर मौजूद है। और इस सड़क की ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। यहाँ तस्वीर देखिए, इस तरह मुंबई के गड्ढे अब भरे जा रहे हैं। ये उसी मुंबई का हाल है जिसकी जिम्मेदारी बीएमसी के पास है। शहर की सड़कों को बनाने के लिए बीएमसी 17,000 करोड़ खर्च कर रही है, लेकिन इतने भारी भरकम बजट के बाद भी ये गड्ढे उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले मुंबई की सड़कों पर 8% गड्ढों में बढ़ोतरी हुई है। इस साल जून से 18 जुलाई तक मुंबई की सड़कों पर करीब 6,758 गड्ढे पाए गए हैं। कुल शिकायतों में से बीएमसी ने 18 जुलाई तक सड़कों पर 6,213 गड्ढों को भरा। बीएमसी ने गड्ढों से लड़ने के लिए अपने सभी 227 वार्डों में
सड़क इंजीनियर तैनात किया है जो 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में रोजाना निरीक्षण करेगा। इसका काम 24 से 48 घंटे में गड्ढों की शिकायतों का समाधान करना है, लेकिन इसके बावजूद ये गड्ढे जान लेने पर आमादा हैं। बीएमसी की नींद अब भी नहीं टूटी है। अब भी बीएमसी खाना पूर्ति कर रही है, पैचिंग कर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। बादल फटा पहाड़ी के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वाहन जो है, एक ये ऑटो है, गाड़ी है और नीचे एक और गाड़ी है, किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह ये बह गई उस बाढ़ के पानी में जब पहाड़ी के ऊपर बादल फटा। इतना कमों में घूस से निकलना पड़ रहा है, तो वोट आप किसी को दीजिए लेकिन आपको ये तो मिलेगा ही। अभी तो आपने सिर्फ 1 मिनट की तस्वीर देखी है। पूरी रिपोर्ट देखने के बाद आप भी कहेंगे कि मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ में फंसे लोगों को बचा लो भगवान। हिमाचल प्रदेश से लेकर एमपी और राजस्थान तक आफत का सैलाब आया हुआ है। राजस्थान के कोने कोने से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चिंता की बात यह है कि भारी बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं है और राजस्थान के 13 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। उधर मध्य प्रदेश भी बारिश की मार से कराह रहा है। राजधानी भोपाल में तो पिछले 72 घंटे से लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं, जबकि भोपाल समेत 34 जिलों में मंगलवार को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सबसे भयानक तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी से आई हैं, जहां सुबह करीब 4:30 बजे बादल फटने के बाद सैलाब की शक्ल में मौत ने दस्तक दी थी। आज हम भारत की बात में आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे बरसते आसमान के सामने पूरा सिस्टम ठप है और इंसान भगवान से जान की गुहार लगाता नजर आ रहा है। नीले रंग की बरसाती में लड़खड़ाती ये बच्ची संतुलन बनाने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है। तेज बहाव में बच्ची बहने लगती है तो छाता पकड़े उसका भाई बचाने दौड़ता है, लेकिन देखिए कैसे भाई बहन दोनों बहने लगते हैं। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग बचाने दौड़ते हैं। भाई बहन स्कूल वैन का इंतजार कर रहे थे जब अचानक आए पानी की वजह से दोनों की जान पर बनाई थी। बच्ची तो चौराहे तक बह जाती है। गनीमत ये रही कि दोनों की जान बच गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के विदिशा से आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद कोना कोना जल समाधि में लीन दिखाई दे रहा है। बारिश इतनी मूसलाधार है कि कुछ घंटों के भीतर ही बेतवा नदी का जल स्तर 6 फीट तक बढ़ गया और मंदिर की सिर्फ चोटियां ही दिखाई दे रही हैं। मंगलवार को भी विदिशा में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब जरा मध्य प्रदेश के गुना से आई तस्वीर देखिए। एक ट्रैक्टर
पानी के मुहाने पर फंसा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि किसी भी पल पलट जाएगा। एमपी के गुना में भारी बारिश के बाद तेज बहाव में जब ट्रैक्टर उस पार जाने की कोशिश कर रहा था तो नतीजा ये हुआ। राहत की बात ये रही कि वक्त रहते फंसे हुए ट्रैक्टर को ड्राइवर समेत बाहर निकाल लिया गया। फतेहगढ़ में बाढ़ आ चुकी है, इस तरीके का मंजर है। ये स्कॉर्पियो डूब चुकी है यहाँ पर। भाई साहब बहुत खतरनाक बाढ़ आ गई। अलग अलग राज्यों की कई तस्वीरें हैं जहां बारिश के सामने सब कुछ पौना दिखाई दे रहा है। राजस्थान के बूंदी की तस्वीर देखिए जहां खिलौनों की तरह भैंसों का ये झुंड सैलाब में बह रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने के बाद जो तस्वीरें आई उसे देखकर हर कोई कांप उठा। बादल फटने के बाद घर के भीतर ही मलबा भर चुका है और इसी मलबे के बीच जिंदगी को बचाने की कोशिश हो रही है। पर दो आदमी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, पर वो फ्लड आया उसकी वजह से और अंदर कमरे में ही रह गई। पहले माले पर मौजूद लोग नीचे के हिस्से में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं क्योंकि उनके घर के भीतर सैलाब घुस चुका है। क्या आपने कभी तबाही की ऐसी तस्वीर देखी थी कि बर्बादी का सामान घरों को चीरते हुए अपना रास्ता बना रहा हो? ये मोटरसाइकिल है, सामने एक 3 व्हीलर है, ऑटो है और दूसरी तरफ एक गाड़ी है। ये जब बादल फटता है पहाड़ों में तो ये जो है ताश के पत्तों की तरह बह के जो है इस नाले में आ गए हैं। और मंजर आप देखेंगे कितना भयावह है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ एक स्कूटर यहाँ पे नज़र आएगा, एक स्कूटर यहाँ एक और नज़र आएगा। और ऐसा मंजर जो है इस पूरे नाले में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से तबाही जो है बादल फटने की वजह से। पहाड़ी के ऊपर बादल फटता है जहाँ टॉप है पहाड़ी का, उससे बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड आता है और बिल्कुल ये मंडी शहर का जो एरिया है यहाँ पे जो है तबाही लाता है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। पर इसमें आपको एक बात बताएं कि ये जो ऑटो है सामने, ये दरअसल जो 3 लोगों की मौत हुई है वो एक ही परिवार के सदस्य हैं। एक ही परिवार के सदस्य हैं। 2 ऑटोज़ जो हैं, स्थानीय लोगों ने हमें बताया, ऑटोज़ लगे हुए थे और उसको निकालने की कोशिश जो है वो लोग करते हैं और उसी के उसमें जद्दोजहद में फ्लैश फ्लड की चपेट में आ जाते हैं। मॉर्निंग में 4:30 पे बहुत जोर से आवाज़ आई। हम लोग भाग कर फ्रेश किया हमने, तो बाहर से काफ़ी ज़्यादा पानी था, यहाँ पे चट्टानें चल रही थी साथ में। तो हमने देखा कि ये सब कुछ बह रहा है यहाँ पे और थोड़ी देर बाद कुछ गाड़ियाँ भी वहाँ से उठी और गाड़ियाँ हवा में उठी थोड़ी सी, विद द फोर्स ऑफ वाटर वो नीचे आई, यहाँ तक आ गई। तो मेरी 2 गाड़ियाँ थी यहाँ पे, दोनों ही ख़त्म हो चुकी हैं। एक स्कूटर है, ये भी ख़त्म हो गया है। हम बता दें ये कोई जहाँ हम खड़े हैं ये कोई मंडी का कोई रिमोट एरिया नहीं है, कोई ज़्यादा जिसको हम पहाड़ी एरिया कहें। ये मंडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जहाँ पे ये सारा कुछ हुआ है और इन गाड़ियों को जो है अब हटाने का काम जो है किया जा रहा है। सुना आपने, एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में जहां बादल फटा वो कोई दूर दराज का बहुत ऊंचाई या पहाड़ी वाला हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ घंटों में ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें सामने आई। कितने स्कूटर्स हैं, अगर हम इनकी गिनती करें, काउंटिंग करें तो कितने ये स्कूटर्स जो हैं ये नज़र आएंगे। अगर कैमरे की नज़र से भी देखेंगे 1 2 3 4 5, तो कम से कम 5 स्कूटर्स हैं यहीं पे जो नज़र आ रहे हैं, विजिबल नज़र आ रहे हैं हमें, जो
तबाह हो गए हैं, तहस नहस हो गए हैं। राहत और बचाव के काम हैं, उनमें लोग भी लोकल जो हैं वो भी जुटे हुए हैं, क्योंकि ये काम जो है इतना चैलेंजिंग है, पहाड़ी के ऊपर से तमाम चीज़ें निकालना जो है कि सिर्फ और सिर्फ जो रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं सिर्फ वही जो है इस काम को अंजाम नहीं दे सकते। नुकसान काफ़ी हो गया लोगों का, और रात को 2:30 बजे से लेके 4-5 बजे तक, मतलब 4:30 बजे तक बहुत इतना पानी और इतने पत्थर और उनका शोर इतना ज़बरदस्त था कि मतलब यहाँ पे लोगों में दहशत का माहौल था, लोग सारी रात सो नहीं पाए थे। जब आसमान से तबाही बरसती है तो कीमत एक आम इंसान ही चुकाता है, और अगली तस्वीर में सुनाई दे रही चीखें आपको ये बात समझा देंगी। पिता की मौत से बदहवास हालत में बेटी अपने कदमों पर खड़ी तक नहीं हो पा रही। हिमाचल प्रदेश में इस बार मॉनसून के महीने में 35 से ज्यादा फ्लैश फ्लड आ चुका है। 25 बार बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि 25 बार लैंडस्लाइड की घटना हुई है। ये स्कॉर्पियो गाड़ी आप देख सकते हैं इस नाले में फंसी है, और ये स्कॉर्पियो गाड़ी अब भी जो है बीप कर रही है, आप आवाज़ सुन सकते हैं। ये सुबह तकरीबन जब 4:30 बजे ये सारा इंसिडेंट हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने पार्क की थी, नीचे मेरी पार्किंग थी, तो पार्किंग मैंने यहाँ पार्क की थी रात को। हाँ जी, इतना डिस्ट्रॉय हुआ है गाड़ी का, सब कुछ घर मेरा डिस्ट्रॉय हुआ है। अब मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ है तो थोड़ा सा प्रशासन को भी देखना चाहिए ना। हिमाचल प्रदेश का मंडी त्रासदी का एपिसेंटर बना हुआ है। बार बार मंडी से तबाही की खबरें आ रही हैं, और अब हिमाचल प्रदेश के सीएम ने कहा है कि आपदा की घटनाओं में होने वाले नुकसान के लिए सरकार स्थायी नीति लाने जा रही है। हमारी पूरी तैयारी है, और आपदा प्रभावित और रिकंस्ट्रक्शन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार वर्ल्ड बैंक से बातचीत कर रही है, ताकि जो पिछले कई सालों से हमारे पुल और ये टूटे हैं, स्कूल टूटे हैं, लाइवलीहुड हमारा खोया है, उसके लिए हम वर्ल्ड बैंक से बात करके एक 2200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर भी कार्य कर रहे हैं। सिर्फ फ्लैश फ्लड नहीं आया, बल्कि भारी बारिश के बाद जगह जगह पहाड़ भी दरक रहे हैं। जगह जगह हुए लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ से मनाली जाने वाला रास्ता भी बंद हो चुका है। अकेले मंडी जिले में 250 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिसमें 3 नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। मंडी में भारी बारिश के बाद 600 से ज्यादा ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। जरा कल्पना कीजिए कितने मुश्किल हालात हैं उनके लिए जिनके आने जाने के रास्ते ठप हैं। पानी और बिजली का संकट पैदा हो गया है, और आसमान से बरसने वाली आफत रुकने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि 31 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए अब आपको राजस्थान लिए चलते हैं, जहां रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने कई जिलों की तस्वीर बदल कर रख दी है। तस्वीरें राजस्थान के 12 जिले से आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद न सिर्फ हाईवे बंद हो चुके हैं, बल्कि पुलिया टूटने के बाद ग्रामीण जान जोखिम में डालकर बरसाती नाले को पार कर रहे हैं। सोमवार को भी राजस्थान के सिरोही में एक स्कूल बस ने जब ऐसा करने की कोशिश की तो देखिए क्या हुआ था। पानी के तेज बहाव में जिस वक्त निजी स्कूल की ये बस फंसी, उस वक्त उसमें 35 बच्चे सवार थे। अगर पानी का बहाव और बढ़ता तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि वक्त रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अट्ठाईस जुलाई तक राजस्थान में सामान्य से 88% ज्यादा बारिश हो चुकी है, और अभी तो बारिश के पूरे 2 महीने बाकी हैं। आगे क्या होगा, इस सवाल के बारे में सोचकर ही डर लगता है। और यकीन मानिए कि इस बारिश में सिर्फ दूर दराज के गांव देहात वाले इलाके ही नहीं डूब रहे, बल्कि राजधानियां भी गोते लगाती हुई दिखाई दे रही हैं।
तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, जहां सड़कें झील बन गई हैं। भोपाल की प्रशासनिक अकादमी के बाहर चमचमाती मुख्य सड़क का हाल बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अंबुज पांडे। वक्त मध्य प्रदेश की प्रशासनिक एकेडमी के बाहर खड़े हैं, जहां पर प्रदेश के तमाम अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। वहां का हाल आप देखिए, शाहपुरा का इलाका है ये, और कितना पानी यहां पर सड़कों पे भरा हुआ है और वाहनों को, ट्रैफिक को कितनी आने जाने में समस्या हो रही है। अगली तस्वीर देखिए, जिस फ्लाईओवर के नीचे नहर जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं वो कुछ वक्त पहले ही बनकर तैयार हुआ है, लेकिन लगातार हुई बारिश में इसकी भी सांस फूल गई है। हम इस वक्त अंबेडकर सेतु के नीचे खड़े हैं, जो अब से कुछ महीने पहले बनकर के तैयार हुआ है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रात भर हुई बारिश के बाद किस तरीके का हाल हुआ है। बड़ी बड़ी गाड़ियां आधी डूब करके यहाँ से निकल रही हैं। कई लोगों की गाड़ियां यहाँ पर फंस भी रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये हाल हुआ है। भोपाल शहर में आठवां अजूबा आपने देखने को कई मिल रहे हैं। एक और देखिए, इंजीनियर पानी निकालना ही भूल गए इस ब्रिज का, कि कहाँ से पानी निकलना चाहिए। और ये अभी 1 साल पहले इस ब्रिज का भूमि पूजन हुआ है सीएम द्वारा, लेकिन बड़े बड़े इंजीनियर पानी का निकास निकालना ही भूल चुके हैं। और इस देश का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा किस तरह बर्बाद किया जा रहा है, ये देखने का सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरा गाड़ी में पानी घुस गया था, अब इंजन ही बंद हो गया, क्या किया जाए। अब 100 साल पुराने ब्रिज चल रहे हैं, लेकिन आज के बने हुए तो अब क्या कहा जाए। नॉर्थ दिल्ली के अंडरपास की हालत देखिए, जहां जकीरा अंडरपास में 6 फीट तक पानी भर गया था। दिल्ली में मॉनसून का अलर्ट है, लेकिन बदइंतजामी की मार आम जनता कैसे भुगत रही है उसकी बानगी है ये। कमर तक डूबकर लोग अंडरपास को पार करने की कोशिश कर रहे थे। बाइक चालक का तो आधा शरीर ही दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरा बाइक सवार अपने बच्चों के साथ इस गहरे पानी के बीच उतर गया। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं, अंडरपास के दोनों तरफ भारी ट्रैफिक जाम है। दिल्ली के रोशना रोड की गलियों में तो 3 फीट तक पानी भर गया था। आज शाम करीब 7:30 बजे खबर आई कि भारी बारिश के बाद केदारनाथ यात्रा के रास्ते में भी लैंडस्लाइड हुआ है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच बड़े बड़े बोल्डर आकर गिरे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे मलबा और पत्थर ने 1.5 किलोमीटर के रास्ते पर कब्जा जमा लिया। केदारनाथ धाम से लौट रहे भक्तों को गौरीकुंड के पास ही रोक दिया गया। और सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भी मूसलाधार आफत की शिकार हो गई है। चीन की राजधानी बीजिंग की तस्वीरें ही देख लीजिए। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ के बाद बीजिंग में 30 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 80,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। तो इसी के साथ भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।